के सम्मानित सुधी पत्रकार छायाकार मित्रों को सादर नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और आशा करता हूँ कि जेठ की तपती हुई गर्मी से आप और आपका परिवार कुशल है। हाल ही में देश के लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। समस्त विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व और 100 करोड़ के करीब लोगों के वोट का इतना बड़ा ये त्यौहार इस पृथ्वी पर संपन्न हुआ है, भारत की गहरी लोकतांत्रिक जड़ों का संकेत है। पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से देश भर में मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में मतदान का प्रतिशत से लेकर के सुदूर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर और थार के रेगिस्तान से लेकर के समुद्र के किनारे तक के तमाम मतदान केंद्रों में, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जैसे टापुओं में भी मतदान केंद्र की व्यवस्था सुचारू रूप से मतदान संपन्न हुआ है। ये वास्तव में देश के लिए बहुत बड़ा एक पर्व, उल्लास का, उत्सव का समय है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे, देश की जनता का जनादेश आएगा। हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया के सर्वाधिक जनप्रिय राजनेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके राजद की 400 पार के जो संकल्प लिया हुआ है उसको पूरा करके 400 से अधिक सांसदों के बहुमत के साथ पहले से बहुत बड़े सामर्थ्य और शक्ति के साथ वे देश का नेतृत्व करेंगे और अगले 5 साल में भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत होगा और भारत के गरीब कल्याण का मार्ग और प्रशस्त होगा। कल का जो एग्जिट पोल आए हैं वह भी संकेत कर रहे हैं, स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि एक सुनामी का संकेत कर रहे हैं। मोदी जी के पक्ष में एक ज़बरदस्त आंधी है, ज़बरदस्त लहर है, उसका संकेत कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण है कि पिछले 2019 से 2024 तक जो मोदी जी ने जो अपने कामों से जो परिणाम दिए हैं, जो डिलीवरी दी है, चाहे वो वैचारिक मुद्दे रहे हों, आइडियोलॉजिकल मुद्दे रहे हों, अनुच्छेद 370-35A को संविधान से समाप्त करना, चाहे वो ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू करते हुए पड़ोसी राष्ट्रों से आए हुए जो प्रताड़ित लोग हों उनको नागरिकता देना हो, और चाहे वो रामलला के भव्य राम मंदिर का निर्माण, हर मुद्दे पर मोदी जी ने जनता को अपने काम से परिणाम दिए हैं। और आने वाले समय में जो संकल्प लेकर के वो चले हैं, जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। मोदी जी की गारंटी और साथ ही साथ में कि देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू हो, इन सब मुद्दों को जनता ने अपना समर्थन दिया है, ऐसा संकेत एग्जिट पोल से मिल रहे हैं। तो जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो कांग्रेस के मित्र बड़े उत्साह में नारे लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि दक्षिण में भाजपा साफ, उत्तर में हाफ। आज मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि दक्षिण में भी भाजपा का बढ़ गया ग्राफ, उत्तर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जनता का साथ, और हरियाणा में भी निश्चित तौर पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। बल्कि उत्तर में कांग्रेस हो गई साफ और दक्षिण में हो गई आपसे भी नीचे, और हरियाणा में कहीं की नहीं रहेगी। 4 जून का परिणाम ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब केंद्र में सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भी बनी थी। हरियाणा की जनता ने पूरा समर्थन विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में दिया था। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव से जो मोमेंटम मिलेगा तो विधानसभा चुनाव फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी और हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम करेगी। मेरा विषय संपन्न करता हूँ, आपके प्रश्नों का स्वागत है। सर, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी कहाँ कहाँ से लीड हासिल करेंगे? पूरे 9 हल्कों में आपका हल्का भी शामिल है सर उसमें। क्योंकि मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ, देश भर का कार्यकर्ता हूँ, और हिसार लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है और निश्चित तौर पर हिसार के अंदर भी कमल खिलेगा। राहुल गांधी मीडिया का एग्जिट पोल नहीं है। 4 तारीख को उनकी जितनी आंख बंद रह गई है वो भी खुल जाएगी। तो सारे देश में घूम करके भी उनको एहसास नहीं हुआ कि किस प्रकार से देश की जनता मोदी जी के पक्ष में है। वह पूरे देश भर में घूम करके भी कांग्रेस के लोगों के ही मकड़ जाल में, उनके भ्रम जाल में ही फंसे रहे और देश की जनता की नब्ज़ को नहीं पहचान पाए। उसी का परिणाम है कि उनको वायनाड में हार दिखाई दी तो फिर वो वापस उत्तर प्रदेश की तरफ उनको मुँह करना पड़ा। वह जनता के नब्ज़ को समझ नहीं पाए हैं। अंततः गत्वा ईवीएम से जब परिणाम आएगा हमें पूरा विश्वास है कि उनकी आंखें खुल जाएंगी। संगठन में भी कोई बदलाव कर रहे हैं? कुछ कैंडिडेट्स ने आरोप लगाए हैं, अभी कुछ संगठन के लोगों ने मदद ली थी, मीटिंग भी ली है सीएम साहब ने परसों। संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है और संगठन के अंदर एक हमारा वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपस में अपनी बातें हम रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लाखों कार्यकर्ताओं ने बड़े समर्पण से मेहनत की है और फिर भी जो भी चुनाव में बड़ा चुनाव एक युद्ध के रूप में होता है, जो जो अनुभव सामने आए हुए हैं तो संगठन के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रखा जाता है, उनको सुना जाता है, उनको बताया जाता है। संगठन इन सब बातों को संज्ञान में लेता है। प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज कर सकते हैं। संगठन की प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और एक परिवार का दल नहीं है। हरियाणा में एग्जिट पोल 3 सीट कांग्रेस को दिखा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तो हमारा अपने उम्मीद ये है कि बहुत बड़े बहुमत से हम जीतेंगे और 3 सीट भी कांग्रेस को 2014 में मुगालते मिल गई थी, इस बार नहीं मिलेगी। हमें उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 3 सीटें नहीं मिल पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। नारनौल आपका गढ़ है, जयप्रकाश जेपी कहते हैं सबसे ज़्यादा लीड नारनौल से बने वाली जयप्रकाश जेपी की। उनको अपना आकलन करने का अधिकार है। जब परिणाम आएगा सामने चीज़ें आ जाएंगी और ये तो ओवरऑल लोकसभा के चुनाव का एक पूरा विषय रहता है। लोकसभा में 9 विधानसभाओं का मिलकर के जोड़ बनेगा। आज लोकसभा का चुनाव है, हर चुनाव अपना अलग होता है, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा परिणाम आएगा। खुद बीजेपी वाले मान रहे हैं कि नारनौल में ये सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में पहले भी चूँकि हुआ है तो वो मानने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि पहले भी 2014 में भी हम 42,500 वोट से माइनस थे। हम जो है 19 के अंदर भी, लेकिन हर चुनाव की अपनी परिस्थिति होती है, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। आमने सामने के समीकरण में जब इनेलो और जेजेपी का कितना वोट है, अब पिछला चुनाव था जेजेपी का कितना वोट और सब दिखाई देता था। आज बूथ के ऊपर कोई टेंट में बैठने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। तो हर चुनाव का अपना समीकरण होता है, हर चुनाव का अपना एक वातावरण होता है। लोकसभा का, विधानसभा का, हर जगह का अपना समीकरण और वातावरण होता है, तो उसके अनुसार परिणाम आते हैं। तो जो परिणाम आएंगे 4 जून को अपनी राय आपको देंगे। भीतरघात की बार बार बात आ रही है, क्या भीतरघात हुआ इस पर? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी जानकारी में नहीं, लेकिन जिनका अनुभव आया है उनको संगठन के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए और संगठन के प्लेटफॉर्म पर ही रखते भी हैं और सुनवाई होती भी है और ऐसे ही हमारा संगठन चलता रहता है। मैं मानता हूँ भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने दशकों से अपना जीवन लगा करके पार्टी को
बढ़ाने का काम किया है, तो कमल को खिलाने में उन्होंने अपनी पूरी पुरजोर मेहनत की है। और उसके पूरी मेहनत के बाद भी जो परिणाम आते हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जैसे मनोहर लाल जी ने अधिकारियों को लेकर कुछ बात कही थी, उसको लेकर विपक्ष के नेता कहते हैं कि किस हैसियत से वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को इस तरह की बातें। देखिए, मैंने नहीं सुनी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ करके कह रहे हैं। कांग्रेस के पास कुछ कहने को है ही नहीं। कांग्रेस तो अपनी पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, हमारे लोगों को कहाँ करेगी। जिन अधिकारियों ने अंदर खाते कांग्रेस के प्रत्याशियों को सपोर्ट किया है, तो क्या गाज गिर सकती है उन पर छापामारी के बाद? देखिए, मैं तो सरकार में हूँ नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, और ऐसे कौन अधिकारी है कौन नहीं है मुझे नहीं मालूम। पर सवाल राजनीतिक हस्तक्षेप का है तो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कोई करता है, कानून के दायरे में उचित कार्रवाई जो बनती है वो होनी ही चाहिए। आ रहे हैं, आप कहाँ से चुनाव लड़ने के? 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा जी। कमल के फूल जहाँ भी होता है वहाँ एक कार्यकर्ता के नाते मैं हमेशा चुनाव में मुस्तैद पाओगे आप मुझे। और एक मौलिक अंतर है जो आपको समझना, जो आप समझते भी हैं, और मेरी थोड़ी कठोर टिप्पणी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वही सच है कि इस देश की राजनीति और प्रदेश में भी जो परिवारवाद है वो एक माफिया के संस्कृति पर काम करता है। जैसे इटालियन माफिया होता था कि वो अपने परिवार के, अपनी जो डॉन है, जो माफिया का सरगना है, वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार में, अपने गिरोह के अंदर के भी लोगों को मारता था जो उसके विरोधी होते थे, और दूसरे गिरोहों के सरगनों को भी मारता था। तो ये जो परिवारवादी राजनीति है ये माफिया संस्कृति पर काम करती है, और परिवारवादी राजनीति जहाँ जिन पार्टियों में है वो अपनी राजनीतिक विरासत को अपने परिवार तक बचाए रखने के लिए, उसको आगे भेजने के लिए वह अपने दलों के अंदर भी लोगों के साथ में जो व्यवहार करते हैं और दूसरे दलों में भी वो आगे न बढ़ पाए। तो इस देश में, प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति जहाँ भी है, इस परिवारवादी माफिया को कम से कम हरियाणा प्रदेश में एक भ्रष्ट और परिवारवादी तंत्र को हरियाणा की सरकार बनाने नहीं देंगे। पूरी ताकत लगाएंगे, और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के सामान्य परिवारों से आए हुए लोगों के साथ मिलकर के हरियाणा में एक अच्छी सरकार फिर से बनाने का काम करेंगे। पर भ्रष्ट परिवारवादी माफिया को हरियाणा पर कब्जा नहीं करने देंगे। उनका ग्राफ तो बेस के पास भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं। वो तो जो है धरातल से इतने कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मतलब मुझे इस बात को लेकर के बड़ा, अब क्या कहे, उनकी स्थिति को देख करके कि नानौन जैसे हल्के में जब मैं वोटिंग वाले दिन घूम रहा था, चौधरी देवीलाल की विरासत का नाम ले करके, हमारे टेंट तो थे, टेंट में बैठने वाले आदमी नहीं थे। तो 5 साल में इतना लोकप्रिय होना, इसलिए मैंने कहा हर चुनाव का अलग वातावरण होता है, अलग समीकरण होता है। उनको वो जनाधार नहीं था, वो समीकरण के वोट मिले थे 2019 में। वातावरण का लाभ मिला था, समीकरण के वोट मिले थे। समीकरण के कारण हार भी हो जाते हैं, समीकरण के कारण जीत भी हो जाती है। सर, लोकसभा चुनाव में अभी कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली, तो आगे विधानसभा भी चुनाव हुए, तो कैसे देखते हैं इस कांग्रेस की गुटबाजी को आपके लिए? क्योंकि कांग्रेस तो एक पार्टी के नाते एक संगठन ही नहीं है। वो तो कुछ परिवारों का अपना राजनीतिक विरासत बचाए रखने के लिए एक गिरोह के रूप में काम करते हैं। उसी
मानसिकता से कभी वो आपस में मिल जाते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं। उनके राजनीतिक चिंतन में ना तो छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, ना जनता है, ना युवा है, ना महिला है, ना बुजुर्ग है, ना दलित है, ना किसान है, ना पिछड़ा है। उनके राजनीतिक दर्शन और चिंतन में केवल उनका परिवार है। कितना ही वो अयोग्य अक्षम क्यों ना हो, ये इनके प्रकरण वो अपने परिवार की राजनीति को ही आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। उनसे कोई उम्मीद करना इतने 50 साल के अनुभव के बाद मुझे लगता है कि इससे मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है।